हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तरकालीन समाज, अर्थव्यवस्था एवं कला एवं स्थापत्य के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा गुप्तोत्तरकालीन राजनीतिक संरचना उनकी। अब पढ़ेंगे हम गुप्तोत्तरकालीन समाजों के बारे में। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अगर आपने गुप्तोत्तरकालीन राजनीति परिचय नहीं देखा हो तो कृपया पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गुप्तोत्तरकालीन समाज, सबसे पहले तो गुप्तोत्तरकालीन समाज में जो सामंत वर्ग है वो चार भागों में बटा हुआ था। महामंडलेश्वर, मांडलिक, महासामंत और लघु सामंत। ठीक है। ये गुप्त काल से ही सामंती व्यवस्था के प्रारंभ हो चुका था। यह गुप्तोत्तर काल में तो ये अति आगे बढ़ चुका था सामंत व्यवस्था। ठीक है। तो चार प्रकार के सामंत यहाँ पे सामने आए। इसमें इस समय जाति का प्रगुणन हुआ। जाति का प्रगुणन से तात्पर्य क्या है? एक जाति दूसरे जाति से मिलकर तीसरे जाति को जन्म दिया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जातियों का इस समय जन्म हुआ। क्षेत्रीय भाषा में संवाद को बढ़ावा दिया गया इस समय। ठीक है। पहले क्या है, संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, परंतु अब विभिन्न प्रकार के भाषाओं का भी जन्म होने लगा धीरे धीरे। तो क्षेत्रीय भाषा में संवाद का भी महत्व होने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजपूत, इस समय राजपूत एक नई जाति के रूप में उभरे। 12वीं सदी तक तो 36 राजपूत जातियां हो चुकी थी। ठीक है। धीरे धीरे राजपूतों की संख्या बढ़ने लगी। उच्चतर क्षत्रियों को सत क्षत्रिय कहा जाता था, जो कि युद्ध आदि में काम करते थे, तो इन्हें सत क्षत्रिय कहा जाता था। परंतु इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। वैश्य वर्ण की बात करें तो पराशर ने कहा है कि वैश्य जो है कुसीद वृत्ति अर्थात ब्याज पे पैसे देने का एक कार्य जो होता है उसे कुसीद वृत्ति कहा जाता है। तो पराशर के अनुसार जो वैश्य हैं वो कुसीद वृत्ति को ही व्यवसाय के रूप में अपनाते थे। ठीक है, ब्याज पे पैसे देके ही उनसे व्यवसाय किया जाता था। चालुक्य काल में व्यापारी जो थे तेजपाल और उदयन, ये मंत्री के पद तक भी पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इस समय व्यापारी भी मंत्री के रूप में उभर के आए। आगे चलते हैं। शूद्रों की स्थिति देखते हैं गुप्तोत्तरकालीन। मेघातिथि में कहा गया है कि द्विजों की सेवा अनिवार्य नहीं है। शूद्र द्वारा पहले के समय से ही अपने ऊपर जितने भी वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इनकी सेवा की जाती थी। परंतु गुप्तोत्तर काल में ये कहा गया मेघातिथि में कि अब इनकी द्विजों की जो सेवा है, द्विज अर्थात ब्राह्मण, तो इनकी सेवा अनिवार्य नहीं है। ठीक है। हुएनसांग ने, चूंकि हुएनसांग विदेशी यात्री था, वो यहाँ पे आया, उसने जो देखा उसके विवरण में हमें ये प्राप्त होता है कि मणिपुर और सिंध देश के राजा शूद्र थे। ठीक है। यहाँ पे एक बात और, शूद्र आचार्य ही शूद्रों को दीक्षित कर सकते थे या उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते थे। वैसे तो शूद्रों को पहले शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, परंतु गुप्तोत्तर काल में एक व्यवस्था कर दी गई कि शूद्र आचार्य ही शूद्रों को शिक्षित कर सकते हैं। इस समय स्त्रियों की दशा देखते हैं। इस समय बाल विवाह प्रचलन में आ गया। ठीक है, उम्र बहुत कम हो गई, विवाह की उम्र बहुत कम कर दी गई। 8 से 10 वर्ष में विवाह कर दिया जाता था। सती प्रथा में वृद्धि हुई। अब 8 से 10 वर्ष की उम्र में विवाह कर देने पे, अगर मान लो छोटी उम्र की लड़की की शादी बड़ी उम्र के पुरुष से कर दिया जाए, या पुरुष पहले अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो इससे क्या है, धीरे धीरे सती प्रथा को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, सती प्रथा वृद्धि हुई। दास प्रथा में वृद्धि होनी शुरू हुई इस समय। ठीक है, बेगार के काम कराने के लिए दास खरीदे जाने लगे। समुद्र से दास व्यापार किया जाता था। दासों को विभिन्न देशों में या अपने आसपास के क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाता था। ठीक है। वैजयंती एक ग्रंथ है जिसमें 64 प्रकार के वर्ण संकर जाति का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जातियों में प्रगुणन होना शुरू हो चुका था। 2 जाति मिलकर तीसरे जाति को जन्म देना शुरू कर दिया। तो इसमें वैजयंती में हमें 64 प्रकार के वर्ण संकर जाति अर्थात 2 जातियों से मिलकर तीसरे जो जाति का निर्माण है उसे वर्ण संकर कहते हैं। तो 64 प्रकार के इस प्रकार के जाति हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था देखते हैं इस समय गुप्तोत्तरकालीन। तो रहट जो होता है पानी निकालने में उपयोगी होता है। ये कुएं में ऐसी संरचना होती है गोल, जिस पे रस्सी लपेट के उससे पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो इसे संस्कृत में अर्घट्य कहा गया है। रहट के लिए संस्कृत में अर्घट्य शब्द का उपयोग किया गया है। बंदरगाहों की चर्चा करें तो पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति,
सप्तग्राम, पुरी और कलिंग ये प्रमुख प्रमुख बंदरगाह थे इस समय, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि विदेशों में भी व्यापार होता था। पश्चिम में देवल, थाना, खंबात और भड़ोज। भड़ोज बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है। तटशुल्क अधिकारी को इस समय तारिक कहा जाता था। तटशुल्क अधिकारी क्यों? क्योंकि बंदरगाहों से व्यापार होता था, तो बंदरगाहों में जैसे सामान निर्यात भी होता था तो सामान आयात भी होता था, तो इस वजह से क्या है वहाँ एक आय का स्रोत देखते हुए वहाँ पे एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, जिसे तरीक कहा जाता था। कांसा मुख्य रूप से बंगाल में प्राप्त होता था और चोल साम्राज्य की ओर भी कांसा प्राप्त होता था, ठीक है। मंदिर भी बैंक का कार्य करने लगे। मंदिरों में अपने एक कहना चाहिए ज़्यादा मात्रा में धन का आगमन होने से वो भी बैंक का कार्य करने लगे, अर्थात पैसे देने लगे, ठीक है, व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने लगे। अंतर्राज्यीय व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, ठीक है। जो एक राज्य अगर मान लो एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय, किसी वस्तु अगर मान लो इसे ए वस्तु है इसके पास बी वस्तु है, अगर बी को ए वस्तु की ज़रूरत है और ए को बी वस्तु की ज़रूरत है, तो ये आपस में ही एक्सचेंज या अदला बदली कर सकते थे। तो इस प्रकार अंतर्राज्यीय व्यापार जो है वस्तु विनिमय पर आधारित था, ठीक है। आगे चलते हैं, स्थापत्य एवं कला के बारे में देखते हैं। तो इस समय स्थापत्य एवं कला में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वास्तुकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसमें मंदिर निर्माण की शैली अगर देखें तो नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का उदय हुआ इस समय, ठीक है। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत अर्थात जहाँ नर्मदा घाटी बहती है तो वहाँ तक के लेके नागर शैली थी, ठीक है। उत्तर भारत में पूरी नागर शैली थी। द्रविड़ शैली देखें तो कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक के क्षेत्र तक पूरा यहाँ पे मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का जन्म हुआ। बेसर शैली नागर और द्रविड़ के बीच में जो विंध्य पर्वत से लेके कृष्णा नदी के बीच वाला जो क्षेत्र बच जाता है तो वहाँ पे बेसर शैली का जन्म हुआ, ठीक है। ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने गुप्तोत्तरकालीन समाज में सामंतों के बारे में देखा, ठीक है। आगे हमने विभिन्न वर्णों के बारे में चर्चा की, जिसमें राजपूत, वैश्य, शूद्र, स्त्रियों की दशा देखी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की और गुप्तोत्तरकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।